आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे बाल विकास के महत्वपूर्ण 60 प्रश्नों पर। दोस्तों, यह वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहले पार्ट में हम 30 प्रश्न देखेंगे और दूसरे पार्ट में 30 प्रश्न। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था? एस्ट्रोलॉजी, वॉटसन, स्टेनले हॉल या जेम्स सल्ली? तो जैसा कि आप जानते हैं, वॉटसन ने व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया था। व्यवहारवाद। और स्टेनले हॉल ने ये कहा था कि किशोरावस्था तनाव और तूफान की अवस्था है। जेम्स सल्ली से प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं आपके व्यापम में, तो इसका जो आंसर है वो पेस्टोलॉजी हो जाएगा। पेस्टोलॉजी ने अपने 3 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया था। साथ ही जीन पियाजे ने भी अपने बच्चों पर अध्ययन किया था, लेकिन उसके कितने बच्चे थे? 3 बच्चे थे। तो आपको पेस्टोलॉजी और जीन पियाजे में कन्फ्यूज़ नहीं होना है। दूसरा प्रश्न है, बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से या इनमें से कोई नहीं? तो आप सबको पता होगा कि बालक का जो विकास है वो सिर से पैर की ओर होता है या सामान्य से विशिष्ट की ओर। प्रश्न तीसरा है, विकास के संबंध में गलत कथन है। ऑप्शन है विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर, वर्तुलाकार गति। तो विकास जो है सार्वभौमिक प्रक्रिया है और विकास की दिशा सिर से पैर की ओर होती है तथा वर्तुलाकार गति होती है। लेकिन विकास जो है विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन चौथा, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है सामान्य बुद्धि वाला, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि या प्रतिभाशाली बुद्धि? तो इसका उत्तर जो है वो सामान्य बुद्धि हो जाएगा। जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच होती है, वो सामान्य बुद्धि के होते हैं। प्रश्न 5वां, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? ऑप्शन है 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष, 6 से 12 वर्ष। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6 से 14 वर्ष। 6वां प्रश्न में ये पूछा गया है, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है पैर का, दूसरा सिर, तीसरा धड़ या सभी का? तो गर्भावस्था में सबसे पहले बच्चे का सिर का निर्माण होता है और बाद में उसके हाथ पैर और बाकी अंग बनते हैं। प्रश्न 7वां, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इंसानी शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती है, लेकिन जब हम शिशु की बात करते हैं तो उनमें टोटल 270 हड्डियां होती है। जब वह बड़ा होता है तो वह धीरे-धीरे 206 में परिवर्तित हो जाती है। 8वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन-सी है? तो यह प्रश्न शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में आया है और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासी विधि, सांख्यिकी विधि। तो इसका उत्तर जो है वो विकासी विधि हो जाएगा। बच्चे के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि विकासी विधि होती है। तो चलिए दोस्तों 9वें प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न है, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन-सा नहीं है? जैसा कि आप लोग जानते हैं गार्डनर ने 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी। तो उनमें से उनमें से स्थान संबंधी बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, भाषात्मक बुद्धि, लेकिन बुद्धि जो है वो भावात्मक नहीं होती, तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? ऑप्शन है 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में या 6 वर्ष में? तो बच्चे 5 वर्ष में हिंदी के अक्षरों को पहचानने लग जाते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। 11वां प्रश्न देखते हैं।
तो इसमें पूछा गया है एलेक्सिया क्या है? इसकी जगह आपको ये भी पूछ सकता है डिस्लेक्सिया क्या है? तो ऑप्शन है आपके पास पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता या सुनने की अक्षमता। तो इसका जो उत्तर है डिस्लेक्सिया का मतलब होता है पढ़ने की अक्षमता। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। प्रश्न 12वां, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? ऑप्शन है 125, 80, 120 या फिर 100। तो इसका उत्तर हो जाएगा 125। जैसा कि आप जानते हैं बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणित 100। इस सूत्र में मान रख के आप बुद्धि लब्धि ज्ञात कर सकते हैं। चलिए ज्ञात करते हैं। 5/4 गुणित 100 ये हो जाएगा 4 पच्चीसम 100। तो आपके पास बचा 5 गुणित 25 बराबर 125। ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा। 13वां प्रश्न है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसका कथन है? ऑप्शन दिया है बी.एन. झा, स्किनर, डेविस या फिर वुडवर्थ। तो यह जो कथन है वो है स्किनर का। साथ ही बी.एन. झा और वुडवर्थ से संबंधित प्रश्न आपके व्यापक में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु तक मानी जाती है? ऑप्शन है 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 11 से 15 वर्ष औपचारिक अवस्था कहलाती है। साथ ही 0 से 2 वर्ष संवेदी अवस्था, 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। बात करें अगले प्रश्न की। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? विकल्प है आपके पास 150, 280, 390 या फिर 460। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं बालक को विकसित होने में 9 महीने लगते हैं। 9 महीने अर्थात 280 आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। विकल्प है आपके पास 6 माह, 8 माह, 9 माह या 3 माह। तो बालक जो है वो अपनी माँ को 3 माह में पहचानना प्रारंभ कर देता है, अतः इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। विकल्प है 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम या फिर 450 ग्राम। तो बालक के मस्तिष्क का भार लगभग 350 ग्राम के आसपास होता है और अतः इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। गर्भधारण काल की अवस्था नहीं है या फिर गर्भधारण काल की अवस्था नहीं है। तो विकल्प है शैशवावस्था, डिम्बावस्था, बीजकरण, भ्रूणावस्था। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शैशवावस्था जन्म के बाद की अवस्था है और यह बाकी तीनों जो है वो गर्भावस्था की। तो इसका उत्तर हो जाएगा शैशवावस्था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। विकल्प है आपके पास मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो इसका उत्तर हो जाएगा मन तथा शरीर का विकास। मनोभौतिक में मन और भौतिक शब्द आया है। यहाँ जो शरीर है वो भौतिक है, एक दिन नष्ट हो जाएगा। बात करते हैं 20वें प्रश्न की। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? स्किनर का, स्टेनली हॉल का, किलपैट्रिक का या फिर थार्नडाइक। तो यह जो कथन है वो स्टेनली हॉल का है। स्टेनली हॉल ने कहा था कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष और तूफान की अवस्था है। साथ ही इन्होंने पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया था, यह भी आपको याद रखना है। पुनरावृत्ति। बात करते हैं अगले प्रश्न की। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? विकल्प है 4, 3, 2 या फिर 5। तो जैसा कि आप जानते हैं संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती है। संवेदी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त अवस्था, औपचारिक अवस्था।
22वां प्रश्न है, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। विकल्प है दमन, शांत, उत्तेजित या फिर सक्रिय। तो कभी भी बालक की जिज्ञासा का दमन नहीं किया जाना चाहिए, हमेशा उसकी जिज्ञासा को शांत किया जाना चाहिए। बालक जो भी प्रश्न पूछता है, उसका उत्तर दें और उसे शांत करें। तो ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। प्रश्न 23 की बात करते हैं। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले हैं। ऑप्शन है आपके पास हेडो रिपोर्ट, जीन पियाजे, ट्रेसी या फिर पील। तो यह जो परिभाषा है वो जीन पियाजे ने दिया था, क्योंकि इस परिभाषा में समायोजन शब्द आया है और समायोजन शब्द का उपयोग जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में किया था। अगला प्रश्न है, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। ऑप्शन है आपके पास शिक्षार्थी का वजन और ऊंचाई, तर्क एवं निर्णय, स्मृति का विकास और बोध की क्षमता। तो इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, क्योंकि तर्क एवं निर्णय मस्तिष्क से संबंधित है, स्मृति भी मस्तिष्क से ही संबंधित है और बोध की क्षमता भी मानसिक विकास से ही संबंधित है। लेकिन शिक्षार्थी का वजन और ऊंचाई मानसिक विकास से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह है। ऑप्शन है आपके पास रुचियां, आवश्यकताएं, सुरक्षा, अभिवृत्ति। तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, रुचियों का बालक के सामाजिक विकास पर प्रभाव पड़ेगा, आवश्यकताओं का भी सामाजिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, सुरक्षा का भी बालक के सामाजिक विकास पर प्रभाव पड़ेगा और अभिवृत्ति का भी सामाजिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ जो प्रश्न है वो विलोपित हो जाएगा, सभी इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। ऑप्शन है परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतन अवस्था, आधारयुक्त आत्मचेतन अवस्था या स्वकेंद्रित अवस्था। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, बालक जो है वो बाल्य अवस्था में स्वकेंद्रित होता है और किशोर अवस्था में बालक जो है वो परंपराओं को धारण नहीं करता, उसका विरोध करता है। साथ ही बालक में आधारयुक्त आत्मचेतना का अभाव होता है। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आधारहीन आत्मचेतन अवस्था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। छोटे-छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? विकल्प है आपके पास शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, बालक छोटे-छोटे वाक्यों को शैशवावस्था में बोलता है, साथ ही इस समय वह 3 पहियों की साइकिल चलाता है। तो ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में या फिर शैशवा और किशोरावस्था में? तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा शैशवा और किशोरावस्था। बालक शैशवावस्था और किशोरावस्था में कल्पना जगत में विचरण करता है, विचारों में खोया रहता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है 5 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में या फिर 4 वर्ष में? तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यह जो प्रश्न है वो शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में आया था और व्यापम के द्वारा इसका उत्तर लिया गया था 3 वर्ष, लेकिन दावापत्ती करने के बाद इसका उत्तर 5 वर्ष लिया गया। तो ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है? विकल्प है कॉल्सेनिक, पियाजे, स्किनर या फिर हरलॉग। तो यह कथन जो है वो स्किनर का है। स्किनर ने कहा था कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न दूसरा है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। विकल्प है अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिवृत्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन या फिर इनमें से कोई नहीं। चूंकि यहाँ पर विकास की बात की जा रही है तो उपचारात्मक अध्ययन और व्यक्तिवृत्त अध्ययन इसका उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि विकास जो है वो अधिगम और वृद्धि से संबंधित है। अतः ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? विकल्प है अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना या फिर छोटे अक्षरों में लिखना। तो बड़े और छोटे अक्षरों में लिखना इसका उत्तर नहीं हो सकता। लेखन स्पष्ट तभी होगा जब अच्छी लिखावट होगी,
तो ऑप्शन ए जो है इसका उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि विकल्प है शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास या फिर नैतिक विकास। तो दोस्तों वृद्धि जो है वो गत्यात्मक विकास से संबंधित है, अतः ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। इसी क्रम में बात करते हैं अगले प्रश्न की। बालक का विकास परिणाम है, विकल्प है वंशानुक्रम का, वातावरण का या फिर वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का, आर्थिक कारकों का। तो सबसे पहले बात करते हैं वंशानुक्रम की। वंशानुक्रम जो है वो बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आनुवांशिक गुण जो हमें अपने वंशजों से प्राप्त होते हैं तथा बालक के विकास में वातावरण का भी महत्वपूर्ण योगदान है, अतः वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बात करें छठवें प्रश्न की, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, विकल्प है स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या फिर समायोजन। यह प्रश्न आपके व्यापम में बहुत बार पूछा जा चुका है। चूंकि यहाँ पर शारीरिक विकास के क्षेत्र की बात की जा रही है तो स्नायुमंडल इसका उत्तर हो जाएगा। इसी क्रम में बात करते हैं अगले प्रश्न की। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, विकल्प है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि या फिर आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि। तो विकास जो है वो आकार में वृद्धि, सोच में वृद्धि, समझ और कौशलों में वृद्धि से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, तनाव और क्रोध की अवस्था है, विकल्प है आपके पास शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर वृद्धावस्था। तो किशोरावस्था को तनाव और क्रोध की अवस्था कहा गया है। साथ ही स्टैनली हॉल ने इसे तूफान की अवस्था कहा था। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था है। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं संवेदी क्रियात्मक अवस्था अर्थात संवेदी पेशी अवस्था जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण है जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की होती है। ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा तथा 2 से 7 वर्ष को हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 11 से 16 वर्ष को हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विकल्प है लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं या फिर सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो मनुष्य की बुद्धिमत्ता का लिंग से कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। 11वां प्रश्न है, परामर्श का उद्देश्य है बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों का पता लगाना, बच्चे को समायोजन में सहायता करना या फिर उपरोक्त सभी। तो परामर्श का उद्देश्य है बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों का पता लगाना तथा बच्चे को समायोजन में सहायता करना, अतः सभी इसका उत्तर हो जाएगा। इसी क्रम में बात करते हैं अगले प्रश्न की। 12वां प्रश्न है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है, क्या उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना चाहिए, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए शिक्षक को आदर्श रूप से व्यवहार करना सर्वोत्तम मार्ग होगा। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था, खाली स्थान का विकास। ऑप्शन है व्यावसायिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन या फिर लैटिन स्कूल। तो फ्रोवेल जो है वो किंडरगार्टन विधि के जनक कहे जाते हैं। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, विकल्प है प्रतियोगिता की भावना का, सहयोग की भावना का, प्रतिद्वंदिता का या फिर तटस्थता की भावना।
तो एक अच्छा शिक्षक वही है जो विद्यार्थियों के मध्य सहयोग की भावना को बढ़ावा दे। ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन है आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास, पढ़ना एवं लिखना, बौद्धिक विकास। शिक्षा का उद्देश्य आजीविका कमाना नहीं है, पढ़ना लिखना सिखाना नहीं है, ना ही बौद्धिक विकास है। शिक्षा का उद्देश्य बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है। तो ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूली योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? आईटी स्कूल योजना कब प्रारंभ हुई, ऐसा पूछा जा रहा है। विकल्प है आपके पास 2001, 2003, 2004 या फिर 2006। दोस्तों, स्कूली बच्चों को कंप्यूटर सिखाने के लिए आईटी स्कूल योजना 2004 में प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। इसी क्रम में बात करते हैं अगले प्रश्न की। 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया? विकल्प है 1996, 1998, 2001 या फिर 2003। तो सर्व शिक्षा अभियान का आरंभ 2001-2002 में हुआ था तथा इसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री अटल जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा किस वर्ष में निकाला गया? शिक्षक शिक्षा की बात की जा रही है तथा उसके लिए पाठ्यक्रम का ढांचा। विकल्प है आपके पास 1990, 1992, 1998 या फिर 1996। तो शिक्षक की शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा 1998 में निकाला गया था, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? शिक्षण की प्रभावकारिता, विद्यालय की संरचना, शिक्षक को विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता या फिर शिक्षक की लिखावट। शिक्षक जो पढ़ा रहा है उसकी प्रभावकारिता शिक्षक के विषय की समझ पर निर्भर करती है। शिक्षक को अपने विषय का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, तभी उसका शिक्षण प्रभावी होगा। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। विकल्प है छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रचित बनाने के लिए या फिर छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। तो शिक्षण संबंधी सामग्री का मतलब होता है टीचिंग मटेरियल। जैसे हम कभी कभी चार्ट या फिर मॉडल का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि शिक्षण को रोचक बनाया जा सके। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 21वां है, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? विकल्प है माता पिता को पत्र लिखना चाहिए, जाकर उनसे मिलना चाहिए, वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए या फिर वैसे छात्रों को अनदेखा करना चाहिए। तो बुलाने पर भी अगर छात्रों के माता पिता आपसे आकर नहीं मिलते हैं तो शिक्षक को स्वयं जाकर उनसे मिलना चाहिए। ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। 22वां प्रश्न है, किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना पढ़ाई के खालिस्तान रूप में जाना जाता है। विकल्प है बंटित, समूहित, अंतरालित या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर एक रूप होकर पढ़ने का मतलब है गहन रूप से अध्ययन करना। तो आपके ऑप्शन में गहन अध्ययन नहीं दिया गया है, तो इनमें से कोई नहीं आपका उत्तर हो जाएगा। एक रूप होकर अध्ययन करना गहन अध्ययन कहलाता है, जो आपके ऑप्शन में नहीं है। 23वां प्रश्न है, पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है। एक नेमी कार्य, एक विशेषज्ञता कार्य नहीं, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य या फिर एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं। चूंकि यहाँ पर पाठ्यचर्या निर्माण की बात की जा रही है, तो पाठ्यचर्या का निर्माण कौन करता है?
जो विशेषज्ञ लोग होते हैं वही पाठ्यचर्या का निर्माण करते हैं, जिन्हें बाल मनोविज्ञान की अच्छी समझ होती है वही लोग करते हैं। अतः ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए एकांत में, अलग से, लोगों के बीच या फिर व्यक्तिगत रूप से। तो जब भी आप विद्यार्थियों की प्रशंसा करते हैं तो लोगों के बीच में करें। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रावीण्यता स्तर का फैसला किया जाता है। विकल्प है आपके पास ग्रेड, अंक, ग्रेड एवं अंक दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। चूंकि यहाँ पर छात्रों के प्रवीणता स्तर की बात की जा रही है तो ग्रेड जो है वो इसका उत्तर हो जाएगा। छात्रों को ए से लेकर ई तक के ग्रेड दिए जाते हैं मूल्यांकन में। अगला प्रश्न है, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का खालिस्तान हिस्सा दृश्य और श्रव्य अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। विकल्प है आपके पास 60%, 85%, 50% या फिर 95%। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम अपने आँख और कान के माध्यम से अधिकांश चीज़ों को सीखते हैं। सीखने में दृश्य और श्रवण अंगों की भागीदारी 85% होती है। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्णमाला की पहचान बालक किस उम्र में कर लेता है। विकल्प है 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 3 वर्ष। तो बालक जो है वो 5 वर्ष में वर्णमाला को पहचान लेता है। ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या फिर उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी कार्य क्षमता, विकल्प है आपके पास, कई गुना बढ़ जाती है, घटती है, अंशतः बढ़ती है या फिर अप्रभावित रहती है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब शिक्षक को पढ़ाई के अलावा अन्य कार्य कराए जाते हैं तो उसकी क्षमता में क्या होगी, गिरावट होगी, अर्थात घटेगी। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाना चाहिए। विकल्प है रचनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, कोर्स के अंत में मूल्यांकन, प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन। तो RTE 2009 के अनुसार बच्चे का लगातार मूल्यांकन होना जरूरी है, सतत मूल्यांकन इसका उत्तर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है, एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो या फिर ये सभी। तो इसमें तीनों ऑप्शन जो है वो सही हैं, अतः ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।